मोंटू ने अपनी चालाकी और धोखेबाजी का ऐसा जाल बिछाया कि उर्मी जी को बिना किसी असली कागजात की जानकारी दिए ही उनसे दस्तखत करवा लिए। उन फर्जी दस्तावेजों के सहारे उसने पूरे घर का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम करवाने का दावा किया और फिर घमंड में आकर पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। दादी, उर्मी जी और परिवार के बाकी सदस्य बेबस होकर सब कुछ देखते रह गए, लेकिन राध्या और प्रथम ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। दोनों समझ चुके थे कि मोंटू की जीत केवल दिखावटी है और उसके चेहरे पर छिपा डर किसी बड़े राज की ओर इशारा कर रहा है। राध्या ने गौर किया कि मोंटू बार बार इधर उधर नजरें घुमा रहा है, जैसे उसे इस बात का डर हो कि कहीं असली दस्तावेज इस किसी के हाथ न लग जाए। उसी पल राधिया के मन में शक और भी गहरा हो गया कि मोंटू ने जिन कागजों के दम पर खुद को मालिक घोषित किया है, वे पूरी तरह कानूनी नहीं हैं। उसने बिना समय गंवाए प्रथम को अपनी योजना समझाई। प्रथम ने तुरंत स्थिति को समझते हुए मोंटू के सामने बेबस और टूटा हुआ बनने का नाटक किया। उसने कहा कि वे लोग अब किसी तरह का झगड़ा नहीं करेंगे और चुपचाप घर छोड़ देंगे, लेकिन दादी की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उन्हें घर के पीछे बने पुराने स्टोर रूम में कुछ दिनों तक रहने की अनुमति दे दी जाए। मोंटू अपने अहंकार में इतना डूब चुका था कि उसे लगा परिवार पूरी तरह टूट चुका है। उसने हंसते हुए उनकी यह छोटी सी मांग मान ली और खुद को विजेता समझने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। रात गहराते ही जब पूरा घर सो गया और मोंटू अपनी झूठी जीत के नशे में बेखबर था, तब राध्या और प्रथम चुपके से हवेली के उस पुराने हिस्से में पहुंचे जहां वर्षों से बंद पड़ा एक गुप्त तहखाना था। दादाजी के समय की वह जगह परिवार के अलावा किसी और को मालूम नहीं थी। तहखाने में एक भारी लोहे की तिजोरी रखी थी, जिसे देखकर दोनों की उम्मीद फिर जाग उठी। राध्या ने दादाजी की पुरानी आदतों और यादों को जोड़ते हुए तिजोरी का गुप्त कोड समझने की कोशिश की। काफी सोच विचार के बाद उसने सही नंबर मिलाए और तिजोरी का दरवाजा खुलते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। अंदर रखे हुए थे इस हवेली के असली और मूल कानूनी दस्तावेज। राधिया ने ध्यान से एक एक कागज पढ़ा तो उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने प्रथम को बताया कि यह संपत्ति वर्षों पहले दादाजी ने पूरे परिवार के नाम एक पारिवारिक ट्रस्ट के अंतर्गत पंजीकृत करवाई थी। इसका सीधा अर्थ था कि केवल एक सदस्य के हस्ताक्षर से इस संपत्ति का कोई भी हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति के नाम नहीं किया जा सकता। मोंटू द्वारा तैयार किए गए सारे दस्तावेज कानूनी रूप से पूरी तरह बेकार थे। प्रथम खुशी से झूम उठा, लेकिन राध्या ने उसे तुरंत शांत रहने का इशारा किया। उसने कहा कि अभी सच सामने लाना सही समय नहीं है। बेहतर होगा कि मोंटू को उसकी झूठी जीत का भ्रम बना रहने दिया जाए, ताकि वह और बड़ी गलती करे और उसके खिलाफ ऐसे सबूत इकट्ठे हो जाए जिनसे वह हमेशा के लिए कानून के शिकंजे में फंस जाए। उधर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। ईशा को बंटी के जरिए सूरज की असली पहचान का पता चला। अब तक वह सूरज को एक खतरनाक गुंडा समझती थी, लेकिन सच जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज कोई अपराधी नहीं बल्कि देश की सबसे गुप्त खुफिया एजेंसी का बहादुर और ईमानदार एजेंट था, जो लंबे समय से एक बेहद खतरनाक मिशन पर काम कर रहा था। ईशा को अपनी जल्दबाजी और सूरज पर किए गए शक का गहरा पछतावा हुआ। उसने उससे माफी मांगी और तय किया कि अब वह हर कदम पर उसका साथ देगी। दोनों ने मिलकर एक नया गुप्त मिशन शुरू किया, जिसमें ईशा ने अपनी आईपीएस अधिकारी मित्र श्रेया को भी शामिल कर लिया। योजना यह बनी कि दुनिया के सामने सूरज को अपराधी ही दिखाया जाएगा, ताकि देश के दुश्मनों को जरा भी शक न हो कि उनका राज खुल चुका है। पुलिस और मीडिया के सामने सूरज की गिरफ्तारी का नाटक जारी रखा गया, ताकि असली अपराधी पूरी तरह बेफिक्र होकर अपनी अगली चाल चले। इसी दौरान सूरज को अपने गुप्त सूत्रों से एक ऐसी जानकारी मिली जिसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। उसे पता चला कि मोंटू केवल संपत्ति हड़पने वाला साधारण ठग नहीं है, वह अंतर्राष्ट्रीय देशद्रोही गिरोह का हिस्सा है और इस हवेली को हथियारों की सप्लाई तथा गुप्त बैठकों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उसका मकसद करोड़ों रुपए लेकर इस पारिवारिक घर को विदेशी दुश्मनों के हवाले करना था।
जब सूरज ने ईशा को इस खतरे के बारे में बताया, तो उसने पहले उसे इस मिशन से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि दुश्मनों की नजर कभी भी उस पर पड़ सकती थी। लेकिन ईशा ने साफ शब्दों में कहा कि अब वह पीछे हटने वाली नहीं है। उसने सूरज का हाथ थामकर वादा किया कि दुनिया के सामने भले ही वह उसकी सबसे बड़ी विरोधी दिखाई दे, लेकिन असल में वह उसकी सबसे मजबूत साथी बनकर इस मिशन को पूरा करेगी। अगले दिन मोंटू ने अपने विदेशी आकाओं और देशद्रोही गिरोह के सरगनाओं को हवेली में बुला लिया। वह हवेली का सौदा करके करोड़ों रुपए कमाने के सपने देख रहा था। जैसे ही वह समझौते के कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ा, उसी समय हॉल का दरवाजा खुला और प्रथम तथा राध्या अपने वकीलों के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में पारिवारिक ट्रस्ट के असली दस्तावेज थे। यह देखकर मोंटू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में चिल्लाना शुरू किया, लेकिन अब उसके झूठ की उम्र पूरी हो चुकी थी। राध्या ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अदालत में मान्य सभी कानूनी दस्तावेज सबके सामने रख दिए और साबित कर दिया कि मोंटू का इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। वकीलों ने भी साफ कर दिया कि फर्जी कागजों के आधार पर की गई सारी कार्रवाई अवैध है। मोंटू अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। ईशा और श्रेया भारी पुलिस बल के साथ हवेली में पहुंच गईं। मोंटू को लगा कि पुलिस सूरज को गिरफ्तार करने आई है। वह खुशी खुशी चिल्लाने लगा कि सूरज को तुरंत पकड़ लिया जाए। लेकिन अगले ही पल पूरी बाजी पलट गई। सूरज ने अपना असली एजेंट वाला रूप सबके सामने उजागर कर दिया और बिजली की तेजी से मोंटू के विदेशी साथियों को काबू में कर लिया। ईशा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर सीधे मोंटू की ओर तान दी और सख्त आवाज में कहा कि उसका खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उसने सबके सामने मोंटू की धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने, संपत्ति हड़पने की साजिश और देशद्रोही ताकतों से उसके संबंधों का खुलासा कर दिया। ये सब सुनकर दादी उर्मी जी और पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। दादी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि प्रथम और राध्या ने अपनी सूझबूझ से न केवल परिवार की विरासत बचाई, बल्कि देश के खिलाफ रची जा रही एक बड़ी साजिश को भी नाकाम कर दिया। जिस सूरज को सब अब तक अपराधी समझ रहे थे, वही असल में देश की रक्षा करने वाला सच्चा देशभक्त निकला। पुलिस ने मोंटू और उसके सभी साथियों को हथकड़ियां पहनाकर गिरफ्तार कर लिया। हवेली एक बार फिर अपने असली मालिकों को मिल गई और वर्षों बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी, सम्मान और विश्वास के साथ उसी घर में फिर से एकजुट होकर रहने लगा। यह जीत केवल संपत्ति की नहीं थी, बल्कि सच्चाई, एकता, विश्वास और न्याय की भी थी, जिसने साबित कर दिया कि चाहे धोखा कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सच और ईमानदारी की ही होती है।